दुनिया चांद के सिर्फ आधे हिस्से को ही देख पाती है, जबकि एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी से कभी भी नहीं देखा जा सकता। यह दूसरा हिस्सा हमारी आंखों से हमेशा ओझल ही रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसकी वजह क्या है। धरती से दिखने वाले चांद की खूबसूरती की चर्चा तो दुनिया भर में लोग करते हैं, लेकिन दुनिया चांद के सिर्फ आधे हिस्से को ही देख पाती है। चांद का दूसरा हिस्सा हमारी आंखों से हमेशा ओझल ही रहता है। इस बीच स्थितियों में बदलाव की वजह से चांद के कुल क्षेत्रफल के 59% हिस्से को पृथ्वी से अलग अलग वक्त में देखा जा सकता है, लेकिन एक समय में सिर्फ 50% हिस्से को ही दुनिया देख पाती है और चांद का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी से कभी भी नहीं देखा जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि इसकी वजह क्या है। दरअसल इसकी वजह चंद्रमा का पृथ्वी के साथ टाइडल लॉकिंग होना है, यानी चंद्रमा के पृथ्वी के कक्षा का एक चक्कर लगाने का वक्त और चंद्रमा का अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने का वक्त लगभग बराबर है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। पृथ्वी से हमेशा दिखने वाले इस हिस्से को नियर साइड ऑफ मून यानी चांद का करीबी हिस्सा कहते हैं, और न दिखने वाले दूसरे हिस्से को डार्क या फार साइड ऑफ द मून यानी चांद का दूरस्थ हिस्सा कहते हैं। यहाँ डार्क का मतलब अंधेरे से नहीं, और ऐसा भी नहीं कि पृथ्वी से न दिखने वाला दूसरा हिस्सा अंधेरे में रहता है। इस दूसरे हिस्से में भी सूर्य की किरणें 14 दिन चमकती हैं और पृथ्वी से नजदीक तथा दिखने वाले हिस्से में भी, यानी दिन और रात दोनों हिस्सों में बराबर होता है। इस दूरस्थ हिस्से को डार्क साइड इसलिए कहते हैं कि दूसरे हिस्से के बारे में काफी कम या कहे न के बराबर जानकारी है। चांद पर अब तक के ज्यादातर मिशन नजदीकी हिस्से पर ही हुए हैं और चांद का दूरस्थ हिस्सा अब भी काफी हद तक एक पहेली की तरह है। चांद का पिछला हिस्सा जो कि पृथ्वी से नहीं दिखता है, उसकी पहली तस्वीर वर्ष 1959 में पहली बार रूस के लूना 3 ने ली थी। इससे पहले तक इस डार्क साइड का 82% हिस्सा न तो किसी वैज्ञानिक ने देखा था और न ही दुनिया ने। इसके बाद वर्ष 1968 में अमेरिका के चांद से जुड़े मानव मिशन अपोलो 8 के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार इस दूरस्थ हिस्से को देखा। चांद का यह दूरस्थ हिस्सा विज्ञान के लिए भी कितना अछूता था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 के पहले तक चांद तक भेजे गए सारे अंतरिक्षयानों ने चंद्रमा के इसी नजदीकी हिस्से पर ही सॉफ्ट लैंडिंग की थी। 3 जनवरी 2019 को चीन के मून मिशन चांगे 4 ने पहली बार चांद के दूरस्थ हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चांद के दिखने वाले और ना दिखने वाले हिस्से के बीच बनावट और संरचना में बहुत बड़ा फर्क है। पृथ्वी से दिखने वाले हिस्से यानी नजदीकी हिस्से पर बहुत सारे और बड़े मारिया, लूनर मारिया हैं। इस हिस्से पर करीब 32% क्षेत्रफल पर मारिया है, जबकि दूरस्थ या अंधेरे हिस्से पर मारिया कुल क्षेत्रफल के सिर्फ 1% हिस्से पर है। मारिया चंद्रमा की सतह पर मौजूद बड़े, काले और बैसाल्टिक मैदान की तरह होते हैं और इनका निर्माण चांद के दूसरे हिस्से यानी न दिखने वाले हिस्से पर उल्कापिंड के गिरने के परिणाम स्वरूप होता है, क्योंकि इसकी वजह से दिखने वाले हिस्से पर ज्वालामुखी गतिविधियां पैदा हुई और मारिया बना। वहीं चांद के दूरस्थ हिस्से में क्रेटर्स की संख्या अधिक है और ये क्रेटर्स आकार में भी बहुत बड़े हैं। चंद्रयान 3 से भेजी गई तस्वीरों में भी ये क्रेटर्स साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। चंद्रमा की ओर भेजे गए अधिकांश मिशन चांद के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां की जमीन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में सपाट है। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी हैं और यहां की जमीन बेहद ऊबड़ खाबड़ है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की जो ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं, उनमें भी गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ जमीन नजर आ रही है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और ये 8 किलोमीटर गहरा गड्ढे के किनारे स्थित है,
जिसे सौरमंडल का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर माना जाता है। इम्पैक्ट क्रेटर से आशय किसी ग्रह या उपग्रह में हुए उन गड्ढों से है जो किसी बड़े उल्कापिंड या ग्रहों की टक्करों से बनता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नोहा पेट्रो इस जगह पर चंद्रयान 3 पहुंचने की अहमियत बयां करते हैं। वह कहते हैं, ध्रुव पर उतरकर आप इस क्रेटर और इसकी अहमियत को समझना शुरू कर सकते हैं। नासा के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य क्षितिज के नीचे या हल्का सा ऊपर रहता है। ऐसे में जितने दिन सूर्य की थोड़ी बहुत रोशनी दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचती है, उन दिनों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में कई आसमान छूने वाले पर्वत और गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जो रोशनी वाले दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इनमें से एक पर्वत की ऊंचाई 7,500 मीटर है। इन गड्ढों और पर्वतों की छांव में आने वाले हिस्सों में तापमान 203 डिग्री सेल्सियस से 243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा ने बताया है कि इस समय अत्याधुनिक सेंसर मौजूद हैं, लेकिन इस ऊबड़ खाबड़ जमीन और रोशनी से जुड़ी परिस्थितियों की वजह से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे यान के लिए जमीनी परिस्थितियों का आकलन करना मुश्किल होगा। इसके साथ ही कुछ सिस्टम्स बढ़ते और घटते तापमान की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले जय हिंद।